Income tax new rules for cash transactions. 4 big changes. Although काफी लोगों का कैश यूसेज काफी कम हो गया है, बट कुछ पॉकेट्स लाइक स्मॉल बिजनेसेस, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्मॉल मॉम एंड पॉप शॉप्स में अभी भी कैश फ्लो चल रहा है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट कैश को लेकर काफी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं है जब पेमेंट्स के लिए कैश का यूसेज 10% से भी कम रह जाएगा। इन ऑर्डर टू डू दैट, सरकार ने कैश को लेके काफी नए रूल्स लाए हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट भी हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको कैश से रिलेटेड वो सारे रूल्स के बारे में बताऊंगी जो आपको गोइंग फॉरवर्ड फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको भारी फाइन लग सकता है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग 4 क्वेश्चंस। मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्शंस टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस, maximum UPI transactions to avoid income tax notice, maximum FD limits to avoid income tax notice and maximum credit card limit to avoid इनकम टैक्स नोट। यार आपको लग रहा होगा कि अगर आप अपना इनकम टैक्स टाइम पे भरते हो तो क्यों इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है जो आईटी डिपार्टमेंट जो है ना बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता है और आपको वो नोटिस इसके बदले में, इसके बेसिस पे भेज सकता है। और यार ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने काफी जगह से इकट्ठा की है, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोडेड है। मैंने ये डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। एंड बाकी के जो बिट्स एंड पीसेस हैं वो भी हर जगह से इकट्ठा करके आपके लिए हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है। तो यार चलो सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन का देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिवली कैश का यूसेज कम करने की कोशिश कर रही है पिछले 8 से 10 साल से। सो इसलिए कैश ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हेविली मॉनिटर होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन में 2 केसेस आ जाते हैं। कैश ट्रांजैक्शन सेविंग्स अकाउंट में है या करंट अकाउंट में। पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। या सेविंग्स अकाउंट में दोनों कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की लिमिट 10 लाख की है। ये जो लिमिट है वो 1 साल की है, मतलब 1 साल में आप मैक्सिमम 10 लाख का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करवा सकते हो। गौर करने वाली बात यह है कि ये आप 1 साल में इस 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन एक सेविंग्स अकाउंट में बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास उसके प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अगर बिना प्रूफ के आप करोगे और इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपके पास इन सब चीजों के सारे प्रूफ भी हैं, ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, फिर भी आपको कैश विड्रॉ करना पड़ रहा है, तो ऐसा करने पे सरकार आपको अलग टीडीएस लगाएगी। सरकार आपको कितना टीडीएस लगाएगी ये डिपेंड करता है कि आप अपना आईटीआर टाइम पे भरते हो या नहीं। इसको भी ठीक से समझ लेते हैं। अगर आप यार इनकम टैक्स रिटर्न्स रेगुलरली फाइल करते हो एंड मान लो 1 साल में 1.1 सीआर का कैश अपने अकाउंट से विड्रॉ करते हो, तो आपको सिर्फ उतनी अमाउंट पे 2% टीडीएस देना पड़ेगा जितना 1 सीआर से ज्यादा है। यानी कि इस केस में 10 लाख से ऊपर 2% का टीडीएस आपको देना पड़ेगा, विच इज 20,000। और अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो आपको काफी ज्यादा टीडीएस पे करना पड़ सकता है। मान लो आपने 1.1 सीआर का कैश विड्रॉ किया 1 साल में, तो आपको इस केस में 20 लाख से 1 करोड़ यानी कि 80 लाख पे 2% का टीडीएस देना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 1.6 लाख। एंड 1 करोड़ से ज्यादा जितना भी अमाउंट है, 10 लाख इन दिस केस, उस पे सीधा 5% टीडीएस देना पड़ेगा, विच इन दिस केस इज 50,000। सो आपको टोटल 2.1 लाख का टीडीएस ही देना पड़ेगा। और अगर आप रेगुलरली अपना आईटीआर भरते हो तो आपको सिर्फ 20,000 टीडीएस देना पड़ता है। चलो मान लो आप ये सोचते हो कि 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करनी नहीं है, क्यों फालतू के झमेले पालने, क्यों फालतू के पंगे लेने, तो आपको ये जान के काफी दुख होगा कि इस 10 लाख की लिमिट में सरकार ने भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अब ये देखते हैं कि इसमें वो सारी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका कोई भी सिंगल कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। अगर है तो आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। बेसिकली आपके पास हर चीज का प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। बट इसमें भी अगर आप कोई भी रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर आप 20,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और यार ये हम सबको पता है कि आज भी रियल एस्टेट में कितना ब्लैक मनी चलता है। हार्डली कोई अपने प्रॉपर्टी को एक्चुअल प्राइस पे रजिस्टर करवाता है, हमेशा रियल प्राइस के 50 to 60% के आसपास का रजिस्ट्रेशन वो करवाते हैं ताकि टैक्सेस कम देने पड़े। इसके चलते सरकार ने ये 20,000 की लिमिट निकाली है। अब यार ये सब तो सेविंग्स अकाउंट के केस में, बट व्हाट इफ आपको कोई बिजनेस है आपका एंड आप एक करंट अकाउंट यूज करते हो, उस केस में क्या क्या लिमिट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। उस केस में आप 1 साल में 50 लाख तक का कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो। जैसे कि आपको याद होगा सेविंग्स अकाउंट में ये लिमिट सिर्फ
10 लाख की थी। अब यार बिजनेस में तो रोज का कैश का लेन देन चलता है, तो सरकार ने इस पे भी लिमिट लगाई है। ऐसा क्यों? एज पर गवर्नमेंट अगर आप एक दिन में 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इसका खर्चा अपनी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट करना अलाउड नहीं है। अगर आप टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट नहीं कर पाओगे, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा दिखेंगे और आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसमें हम आपको ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि ये सब जो लिमिट्स है कैश ट्रांजैक्शंस पे है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे तो आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना भी बैलेंस हो सकता है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कैश यूज करने में काफी रिस्ट्रिक्शंस है। कैश के बाद इंडिया में ऑफ लेट यूपीआई ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा चलने लगी हैं। आप मैं सभी यूपीआई यूज करते हैं। देखते हैं यूपीआई में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। सबसे पहली बात तो यार, अगर आप एक साल में 50,000 से कम की यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट यार यहाँ पर ना ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 50,000 की लिमिट है वो दोनों डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में काउंट होती है। बस इसमें ना एक टाइप के ट्रांजैक्शन है जो काउंट नहीं होती है। अगर तो आपसे किसी ने पैसे लिए हैं और वो आपको यूपीआई के थ्रू पैसे वापस कर रहा है तो ये वाली ट्रांजैक्शन इस 50,000 की लिमिट पे काउंट नहीं होगी। नाउ देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप एक साल में 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन आपकी हो जाती होगी। उस केस में हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। इनफैक्ट मेरी खुद की जो है लिमिट है वो 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो ही जाती है हमेशा। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपकी यूपीआई सिर्फ जेन्युइन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, तो जैसे आपने दुकानदार को पेमेंट करी या किसी वेंडर की पेमेंट करी, तो आपको यार कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आपकी एक साल में 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो भी गई, मान लो एक साल में 2 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको आपकी आईटीआर से मैच करेंगे। अगर आपकी आईटीआर 2 लाख से ज्यादा की हुई तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट अगर आपकी आईटीआर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन से कम हुई तो डिपार्टमेंट को डाउट हो जाएगा एंड इस केस में आपको नोटिस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। और अगर मान लो आपको नोटिस आ भी गया और अपने किसी तरीके से उसकी जो जेन्युइनिटी है वो आपने प्रूव कर भी थी, तो भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब काफी सारे लोग होते हैं जो कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के लिए यार भर भर की यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। यस दैट्स ट्रू, पीपल स्टिल डू दैट एंड वो कैशबैक में ही हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। ये तरीका स्टूडेंट कम्युनिटी में काफी ज्यादा फेमस है। काफी स्टूडेंट्स यूपीआई ट्रांजैक्शन से एक साइड इनकम बना लेते हैं। अब यार जहां इनकम आएगी वहां इनकम टैक्स आएगा ही आएगा। एंड अगर आप इस कैटेगरी में हो तो भाई आपके लिए तो लाइफ काफी ज्यादा टफ होने वाली है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। देखो यार, अगर तो आपने एक साल में 50,000 से ज्यादा की कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स कमा ली हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर टैक्स्ड इन अ सिमिलर मैनर टू दैट ऑफ इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स। देखो, जैसे आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ योर इनकम। स्पेसिफिकली इट इज इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज व्हाइल कैलकुलेटिंग योर ओवरऑल टैक्स। बिल्कुल सेम तरीके से आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन से कमाए हुए रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इसके ऊपर भी एक सेम तरीके से टैक्स लगता है। एंड नॉट जस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शंस, आपकी सारी ई वॉलेट ट्रांजैक्शन पे सेम तरीके से टैक्स लगता है। एंड एज पर सेक्शन 56(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसकी भी लिमिट 50,000 है। मतलब अगर आप रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक में एक साल में अगर 50,000 से ज्यादा कमा लेते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट आपकी प्रॉब्लम ना यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हुई है। अगर आप एक साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन के रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक से ज्यादा कमा रहे हो, देन देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आपकी जो है लाखों में होगी। ऑब्वियसली बात है, आपका जो परसेंटेज है उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। इंडिया में अगर किसी भी अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है तो बहुत ही मैंडेटरी है वो कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी एंड टाइम से जीएसटी भरना पड़ेगा। टू पुट इट सिंपली, जीएसटी डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि यार वो सारी ट्रांजैक्शन जो है आपके बिजनेस का टर्नओवर है, उस हिसाब से आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। बट आपने तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ 1 से 2% रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक के लिए की थी, तो आप तो यार यहाँ पे बुरी तरह से फंस जाओगे। तो इन शॉर्ट, अगर आप इन छोटे मोटे रिवॉर्ड्स के लिए अपनी सेविंग्स अकाउंट में लाखों की ट्रांजैक्शन करते हो तो प्लीज
बी वेरी केयरफुल, नहीं तो आप एक इनकम टैक्स एंड जीएसटी के रूल में बहुत बुरी तरह फंस जाओगे एंड वहां से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो जेन्युइन भी हो, लाइक स्मॉल बिजनेसमैन जिनकी जेन्युइनली लाखों की ट्रांजैक्शन होती हो। व्हाट अबाउट देम? उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो यार अगर आप भी उनमें से एक है तो आई वुड एडवाइज यू टू शिफ्ट ऑल योर ट्रांजैक्शन फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में पर डे 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन विल ब्रिंग यू अंडर इनकम टैक्स रेडार, बट करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। करंट अकाउंट में आप आंख बंद करके जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बस आपकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आपकी आईटीआर से मैच करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आपको ज्यादा डरने की इसमें कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एफडी की। इन द केस ऑफ एफडी, अगर आप टोटल क्यूमुलेटिव एफडीज एक साल में 10 लाख से ज्यादा की है तो उसको बैंक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। ये देखो, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से उठाया है, बट यार इसमें जब तक आपकी सेविंग्स आपके इनकम से माइनस एक्सपेंडिचर से मैच हो रहा है, आपको डिपार्टमेंट का नोटिस आने की बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है। अगर आ भी गया तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसमें सब चीज का प्रूफ दिखा सकते हो, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। सिंपल मतलब है कि बस आपका सेविंग्स या एफडी आपकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से मैच होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स के केस में भी यार सेम ही रूल है। इफ यू स्पेंड मोर देन 10 lakhs यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, देन योर अकाउंट विल बी फ्लैग्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड you could get a notice from the department. But in the case of credit cards, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड एंट्रीज 10 लाख से ज्यादा की है, इनकम टैक्स सबसे पहले आपकी इनकम डिटेल्स चेक करेंगे इन फॉर्म 26AS एंड दे विल मैच योर इनकम विद योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस एंड नॉट जस्ट क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, दे विल मैच योर इनकम विद ऑल योर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ना 2-3 केसेस हो सकते हैं। या तो आपका जो इनकम है विल बी मच लेसर देन योर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल इनकम होगी आपकी 6-7 लाख की एंड एक्सपेंसेस हो गए आपके 25 लाख के। तो यार अगर ये वाला केस है तो मतलब ऑब्वियसली गड़बड़ है। यहाँ पे तो कंफर्म ही हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा ही आएगा। मतलब इट्स नॉट इवन अ सरप्राइज। आप सोच रहे होंगे यार कि ये 7-8 करोड़ लोग आईटीआर भरते हैं, तो क्या डिपार्टमेंट वालों के पास इतना टाइम है कि वो एक एक एप्लीकेशन को जाके डिटेल में देखें, चेक करें? तो यार ये सोचने से पहले 2 बातें आप और जान लीजिए। पहला, आजकल डिपार्टमेंट के पास काफी अच्छे खासे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो केसेस को 5 मिनट में हाईलाइट कर देते हैं। तो आपका केस इंसान से तो मिस हो सकता है, बट सॉफ्टवेयर से मिस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बहुत कम है। सेकंड, मान लो आप उतने लकी हो कि आपका उस केस में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो छूट गया, आपका केस उससे, इवन देन आपकी फाइल अगले 7 साल में कभी ना कभी पकड़ी जा सकती है एंड द फाइन फॉर दिस पेनल्टी कैन बी एज हाई एज 50 to 60% ऑफ योर टोटल इनकम। तो आप कब तक ही बच पाओगे? सो यार अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, माई एडवाइस वुड बी इमीडिएटली गेट इन टच विद द गुड सीए एंड इस चीज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। अगला केस हो सकता है कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से काफी ज्यादा हो, बट फिर भी आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस 10 लाख से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख की है, आपके टोटल एक्सपेंस 20 लाख के हैं, जिसमें से 10 लाख क्रेडिट कार्ड का आपने खर्चा किया है, तो यार ऐसे केस में हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इंक्वायरी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको सिंपली अपने सारे खर्चों की डिटेल्स भेजनी है, प्रूफ देना है। डिपार्टमेंट को बस ये देखना होगा कि ये सब खर्चे जेन्युइन है कि नहीं। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस ये हो सकता है कि आपकी वैसे तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट आपने अपना क्रेडिट कार्ड से मनी रोटेशन कर रहे हो, जैसे एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से दे दिया, कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स ले लिए एंड दे दनादन अपने कार्ड को आप यूज करे जा रहे हो। जनरली ये काम स्टूडेंट कम्युनिटी में ही ज्यादा फैला होता है, वही ये सब करते हैं टू अर्न कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स। यार अगर आप इस कैटेगरी में, तो भैया आपकी जिंदगी एज आई सेड कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है एंड आपको इमीडिएटली एक अच्छा लॉयर ढूंढ लेना चाहिए एंड इस चीज को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ जीएसटी का भी नोटिस आने के चांसेस है। आपको आएगा ही आएगा एंड काफी बुरा फंसने वाले हो। तो यार यहाँ मैंने सारे ट्रांजैक्शंस कवर कर लिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी काफी मेहनत लगती है ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली आपको दिखाने में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए किसी भी तरीके से यूजफुल है, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। हमारी पूरी टीम की मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी, हमें थोड़ी वैलिडेशन मिल जाएगी, हमें आगे अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिल जाएगी।
Share this video with your family and friends. Until then, be kifayati.